एवरीवन। डेट है आज की 20 अक्टूबर 2020 ट्यूसडे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है उनको भी डिस्कस करेंगे नोट्स के साथ। सो बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। सो द फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ कमिंग दैट Chinese soldiers who stayed across LAC held in लद्दाख। तो इंडिया ने एक चाइना का जो सोल्जर है जो LAC के पास जो है जिसको पकड़ा गया डैमचौक सेक्टर ईस्टर्न लद्दाख में, जो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके आ रहा था और वो एक कॉर्पोरल है चाइनीज़ आर्मी का। सो ही हैज़ बीन गिवन ऑल द फैसिलिटीज़ और उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। एज पर प्रोसीजर देयर वुड बी एन इंटेरोगेशन, और प्रोसीजर ये कहता है कि एक इंटेरोगेशन होगा कि क्या सरकमस्टेंसेस उसके, मतलब क्या परिस्थितियाँ रहीं कि जिसकी वजह से उसने क्या किया है, उसने LAC को क्रॉस किया है, और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। अब जब जून से ही स्टैंड ऑफ हुआ था तो उसके बाद से ही दोनों कंट्रीज़ ने अपने बहुत सारे जो ट्रूप्स हैं वो दोनों फ्रंट पे लगा के रखे हैं, तो उसकी वजह से ये इवेंट अकर हुआ है। देन नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ कमिंग दैट पंडाल्स बिकम्स नो एंट्री जोन। तो इन दिस न्यूज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि दुर्गा पूजा जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो पेंडेमिक की वजह से उसको जो भी पंडाल हैं उनको नो एंट्री जोन बना दिया जाएगा। सो ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है वो सू मोटो कॉग्निजेंस पे नहीं किया है, उन्होंने जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल की थी कोविड-19 के बेसिस पे। पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन होती है उसके बेसिस पे किसी ने जो है वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए कि अगर क्राउड इकट्ठी होती है और उसकी वजह से जो वायरस है उसके केसेस बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब वहाँ की जो जुडिशरी की व्यवस्था है वहाँ से ली गई है, और वेयर इट इज़ डिज़ाइन, जो वहाँ पे उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो पुअर पीपल हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स है जैसे कि पुअर है, रेशियल माइनॉरिटीज़ हैं, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको अपनी बात रखने के लिए वो कोर्ट तक जा सकते हैं। PIL दे कैन फाइल। अब PIL जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, और यहाँ पे जो लिटिगेशन है वो कोर्ट ऑफ लॉ में फ़ाइल की जाती है फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें कोई ना कोई जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, जैसे कि पॉल्यूशन हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, रोड सेफ्टी हो सकता है, कंस्ट्रक्शनल हैज़ार्ड हो सकता है, एनी मैटर where the interest of public at large is affected can be redressed by filing a public interest litigation in a court of law। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कहीं पे भी किसी भी अलग से कोई लॉ उसके लिए नहीं बनाया गया है। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो पब्लिक को पावर देता है कोर्ट थ्रू जुडिशियल एक्टिविज़म। कभी कभी जो पब्लिक है वो एट लार्ज ऐसा जजेस को परेशान करने के लिए या कोर्ट का टाइम ज़ाया करने के लिए ये सब करती है, तो उसके बेसिस पे कोर्ट ये डिसीज़न लेता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी, ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है। अब कभी कभी कोर्ट स्वयं भी किसी चीज़ का कॉग्निजेंस ले लेता है, तो दैट इज़ नॉन एज शो मोटो कॉग्निजेंस। अब यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से दशकों से पड़े हुए थे बट वो रिजॉल्व हो गए। दैट इज़ बॉन्डेड लेबर मैटर्स, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स एंड एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फूड एडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे केस सॉल्व हो गए। अब सब जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ PIL इन इंडिया, कुछ लैंडमार्क जो जजमेंट हैं
सीड्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इनिशियली जो इंडिया में स्टार्ट हुआ वो 1976 में इन मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई. द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL वॉज हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसकी वजह से जो है वो इनह्यूमन कंडीशन जो फेस करनी पड़ती हैं प्रिजनर्स को, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं जिनके ऊपर अभी केस चल रहा होता है, ये पता नहीं होता कि उन्होंने क्राइम किया है कि नहीं किया है. तो ऐसे 40,000 से ज़्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया था. अब इससे राइट टू स्पीडी जस्टिस जो है वो बेसिक फंडामेंटल राइट हो जाता है. अब इन प्रिजनर्स को ये चीज़ डिनाई कर दी गई थी, तो अगर PIL फाइल हुई है तो इसके बेसिस पे उनका केस सॉल्व हो गया. अब न्यू एरा ऑफ PIL मूवमेंट वॉज heralded by Justice P.N. Bhagwati in a case of S.P. Gupta versus Union of India. In this case, it was held that any member of the public or a social group acting bona fide can invoke the writ jurisdiction. कोई भी मेंबर पब्लिक के इंटरेस्ट में रिट jurisdiction को एक्सेस कर सकता है हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंडर एंड सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32. अब सीकिंग redressal against violation of legal or constitutional rights of a person who due to social और economic, वो हो सकता है कोई समाज के प्रेशर में, इकोनॉमिक प्रेशर में वो कोर्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा हो, बट ही कैन फाइल अ रिट पिटिशन. सो दिस वॉज अबाउट द रिट. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ CAA विल बी एग्जीक्यूटेड, रूल्स बीइंग फ्रेम्ड सेज नड्डा. अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा कहना है जो BJP के प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि CAA जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके रूल अभी फ्रेम किए जा रहे हैं. सो वी हैव टू स्टडी हेयर व्हाट इज़ CAA एंड व्हाट इज़ इट्स बेसिस. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वी हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स इन डेप्थ एंड वी हैव टू नो ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट. अपन को कोई भी सब्जेक्ट अगर आप रीड कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों आपको पता होना चाहिए. अगर वो आपको पता रहेंगे तब आप अच्छे से अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर पाएंगे. कोई चीज़ को एक ही अगर डायरेक्शन से आप देखोगे तब आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे अपने व्यूज़. और फर्स्ट जो इसमें आर्टिकल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट विल गेट पार्लियामेंट नोट. अब सिटीजनशिप क्या है? द सिटीजनशिप जो है वो रिलेशनशिप डिसाइड करता है बिटवीन द नेशन एंड पीपल. नेशन और पीपल के बीच में एक रिलेशनशिप को बताता है सिटीजनशिप. इट कन्फर्स अपॉन इंडिविजुअल सर्टेन राइट्स. अब सिटीजनशिप की वजह से इंडिविजुअल्स को कुछ राइट मिलते हैं, प्रोटेक्शन बाय द स्टेट, राइट टू वोट, राइट टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस, और साथ में उसको कुछ फुलफ़िल भी करनी होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशन जो कि स्टेट उस पर उसको बाध्य करता है. देन सिटीजनशिप इन इंडिया. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में प्रोवाइड करता है. अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है रेगुलेट करना सिटीजनशिप का राइट. अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट जो है उसने पास किया सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीज़न, मतलब किसको इंडिया के सिटीज़न मानना है इसकी वजह से डिसाइड हुआ. अब जो एंट्री 17 लिस्ट 1 मींस जो सेंट्रल लिस्ट है ऑफ द 7th शेड्यूल वो सिटीजनशिप के बारे में बात करती है, न्यूट्रलाइजेशन एंड एलियंस. दस जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, मतलब ये पावर स्टेट्स के पास नहीं है. 1987 तक इंडिया की सिटीज़न लेने के लिए कोई इतना सफिशिएंट था कि पर्सन जो है वो इंडिया में बॉर्न हुआ है. अब इससे बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलिस्ट मूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स अदर कंट्रीज से इंडिया में आने लगे, बांग्लादेश वगैरह से, तो जिसकी वजह से ये जो सिटीजनशिप लॉ है उनको अमेंड कर दिया गया. अब उसमें ये प्रोविज़न है कि एटलीस्ट 1 पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया के होने चाहिए. अब 2004 में फिर ये लॉ जो है वो अमेंड कर दिया गया कि नॉट जस्ट 1 पेरेंट बी इंडियन, बोथ द अदर शुड नॉट बी एन इलीगल इमिग्रेंट. अब जो इलीगल माइग्रेंट है इंडिया में, जो कोई भी हैं कंट्री को एंटर करते हैं विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा एंड विथ वैलिड डॉक्यूमेंट, लेकिन हो सकता है वो उनको जो भी परमिटेड टाइम पीरियड है उसके बाद तक रह रहे हो. अब इलीगल
migrants may be put in jail or deported under the Foreigners Act 1946 and Passport Entry into India Act 1920। अब ऐसे क्या सिनेरियो रहे हैं जिसके बेसिस पे इस एक्ट को पास किया गया है? जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, कोई भी इलीगल माइग्रेंट है वो एलिजिबल नहीं है टू अप्लाई फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप। अब उनको जो है सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती है रजिस्ट्रेशन के थ्रू या फिर न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू। अब जो फॉरेनर्स एक्ट है और पासपोर्ट एक्ट है वो उस पर्सन को जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है या वो कुछ ज़्यादा समय तक यहाँ रुक रहा है तो उसको इलीगल माइग्रेंट माना जाता है और उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है या उसका डिपोर्टेशन कर दिया जाता है। ये सीएए के पास होने का पहले का सिस्टम। अ पर्सन कैन बिकम एन इंडियन सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन। अब सेक्शन 5 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1995, कोई भी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, जो ऑर्डिनरली रेसिडेंस है इंडिया का 7 ईयर्स में, तो वो एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इंडिया में उनको कंटिन्यूसली 12 मंथ तक तो रहना ही पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। अब सिटीजनशिप एक्ट के अंडर तो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजनशिप और बाय न्यूट्रलाइजेशन इज़ दैट एप्लीकेंट जो है वो इंडिया में लास्ट 12 मंथ और 11 साल प्रीवियस 14 ईयर्स में से 11 ईयर्स रहा हो। अब ये जो एक्ट है उसमें क्या चेंज लेके आया आखिर? तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरेनर्स एक्ट 1944, पासपोर्ट एक्ट 1920, इसमें चेंज करता है इफ़ द इलीगल माइग्रेंट बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फ्रॉम 3 नेबरिंग कंट्रीज़ बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को बिलोंग करता है कोई पर्सन, देन वो 3 कंट्रीज़ को बिलोंग करता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, देन ही विल बी गिवन द सिटीजनशिप। अब जो फीचर्स हैं सीएए के, द एक्ट सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू मेक हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन लीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इसकी वजह से जो है उनको सिटीजनशिप मिलना बहुत आसान हो गई है। अब जो लेजिस्लेशन है वो अप्लाइज उनको भी अप्लाई करता है जो इंडिया में उनको मतलब बाय फोर्स उनको इंडिया में एंटर कराया गया है, वो रिलीजियस परसिक्यूशन फील कर रहे हैं, वहाँ पे उनको सताया जा रहा है अदर कंट्रीज़ में। तो इसका एम जो है ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने का है। जो अमेंडमेंट है वो रिलैक्स करता है रिक्वायरमेंट वाइल न्यूट्रलाइजेशन 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स। तो 11 ईयर्स की बजाय उनको 5 ईयर्स जो है उसमें सिटीजनशिप मिल सकती है। स्पेसिफिक कंडीशन फॉर एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू दीज 6 रिलीजन्स। अब जो कट ऑफ डेट है उसकी 2014 मतलब 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। द एक्ट सेज दैट ऑन एक्वायरिंग सिटीजनशिप, जो सच अगर उन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो वो पर्सन फिर इंडिया के सिटीज़न कहलाएंगे उस डेट से जिस डेट में उनकी एंट्री इंडिया में हुई थी। सारी की लीगल प्रोसीडिंग जो हैं उनके अगेंस्ट जो भी चल रही हैं सिटीजनशिप के बेसिस पे उनको क्लोज कर दिया जाएगा। देन इट ऑल्सो सेज दैट जो भी ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड है उनका जो फॉरेन सिटीज़न है इंडियन ओरिजिन का, वो इंडिया में वो अगर लोकल लॉज को तोड़ते हैं तो उनकी सिटीजनशिप भी ख़त्म कर दी जाएगी। अब इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शन है। द एक्ट एड्स दैट द प्रोविजन ऑन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स विल नॉट अप्लाई। जो ट्राइबल एरिया हैं, जो 6 शेड्यूल एरिया हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, as included in the 6th schedule of the constitution. These tribal areas include Karbi Anglong, Garo Hills, Chakma district in Mizoram, Tripura tribal areas districts. It also not apply the areas under the inner line permit under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. तो उन जगह पे भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो इसका क्रिटिसिज्म भी दिया हुआ है। यू कैन एक्सेस दी टू दीज नोट्स बाय ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, so you can join it from there. Then next one is ED questions, Farooq for 6 hours in JNK cricket association funds case. तो अब जो
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं जो अभी एमपी हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, उनको इंटरोगेट किया 6 आवर्स के लिए। तो ये पूरी पॉलिटिकल न्यूज़ है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल फॉर अस, बट बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज़ ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक बार देख लेते हैं। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं उस पर उसमें लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं और इसमें IRS, ICLS और इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं। जो इसका ओरिज़न है वो 1956 में हुआ था एनफोर्समेंट यूनिट की तरह, और इट वाज फॉर्म्ड, उसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को के रिलेटेड केसेस को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। 1957 में इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। अब जो इसका कंपोजिशन होता है वो डायरेक्टली जो ये पर्सन को रिक्रूट तो करते ही हैं, साथ में जो अदर सर्विसेज है वहाँ पे डेपुटेशन के बेसिस पे भी इसमें ऑफिसर्स रहते हैं। इसके अदर फंक्शन जो हैं वो प्रोसेसिंग केसेस ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, स्पॉन्सर केसेस ऑफ preventive detention under Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974, एंड देन स्पेशल कोर्ट्स। अब जो भी ऑफेंस हैं अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उससे बात करके एक स्पेशल कोर्ट जो है डेजिग्नेट करती है, तो उस कोर्ट को PMLA कोर्ट बनाया जाता है। अब जो भी अपील होती है, PMLA कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट जो अपील है उसको हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। सो दिस इज़ द केस हेयर। देन नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। अगर आप डेली थोड़ा न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो स्टैटिक उसके साथ करते जाते हैं कवर, तो डेली अगर आपके 10 पॉइंट स्टैटिक के क्लियर हो रहे हैं तो 1 मंथ में 300 पॉइंट स्टैटिक के क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ में करंट की जो न्यूज़ है उससे भी आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट रहेगा। देन नेक्स्ट इज़ ऑड इवन टू बी लास्ट वेपन अगेंस्ट पॉल्यूशन। अब जो अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन फ्रॉम 21 अक्टूबर। अब यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिगड़ता ही जा रहा है, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली को जो है वो पुअर कैटेगरी में रखा गया है मंडे में। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे कि गुड, तो ग्रीन कलर है। वी हैव डिस्कस्ड येस्टरडे ऑल्सो दैट SAFAR सिस्टम जो होता है उसको हमने येस्टरडे में भी डिस्कस किया था। टुडे ऑल्सो वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ दैट सिस्टम। फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर वर्क करती है। इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर वाटर एक्ट, और लेटर जो है उसके जो फंक्शन है वो अंडर एयर एक्ट से इसको मिलते हैं। वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन यू वुड बी नोइंग। अब ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको गाइड करता है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी और कुछ अदर मेंबर्स इंक्लूड होते हैं जो कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। टोटल 9 जो है हेड्स में इनका बजट होता है। पॉल्यूशन असेसमेंट, पॉल्यूशन जो है उसका असेसमेंट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लेबोरेटरी मैनेजमेंट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उनका काम करना कि कैसे पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। देन डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एमिशन एंड एफ्लुएंट स्टैंडर्ड। देन ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन डेटाबेस मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एनफोर्समेंट, मास अवेयरनेस एंड पब्लिकेशन, हैज़ार्ड बेस्ड मैनेजमेंट। अब जो पावर हैं
वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं ऑन मैटर रिलेटेड टू प्रिवेंशन, इम्प्रूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। देन प्लानिंग वेरियस प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। तो बहुत सारे ये प्लान वगैरह करते हैं। अब नेक्स्ट है सफ़र, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जो है वो एक नेशनल इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इंट्रोड्यूस किया है। और ये एक पर्टिकुलर जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए एक लोकेशन स्पेसिफिक ये एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने का सिस्टम है। ये एक इंडिजिनसली डेवलप सिस्टम है, मीन्स इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया ओनली बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, और ये जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज़ करता है। अब इसमें एक जाइंट मतलब बहुत बड़ी एक ट्रू कलर एलईडी डिस्प्ले होती है जो रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोडिंग, और 24 आवर्स तक का ये जो है वो एडवांस फोरकास्ट भी करती है। इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस जनरेट करना रिगार्डिंग ये जो अवेयरनेस पब्लिक के अंदर जो है वो लाने का काम करता है। इट ऑर्गेनाइजेस अवेयरनेस ड्राइव बाय एजुकेटिंग द पब्लिक को एजुकेट करते हैं। जो सफ़र है वो इंडिया का सबसे पहला जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अब जो है वो सारे के सारे जो वेदर पैरामीटर्स है जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन मॉनिटर करता है। और मेजर जो पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन C6H6, देन टालुइन C6H5CH3, देन जाइलिन एंड मरकरी। तो जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सफ़र सिस्टम को एज अ प्रोटोटाइप माना है, मींस अदर कंट्रीज़ में भी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो इधर नहीं है। देन नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन कैन बी टैकल्ड इन लेस देन 4 ईयर्स। तो यहाँ पे केजरीवाल जी का कहना है कि जो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूषा है, उनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक केमिकल डेवलप किया है। उस केमिकल को अगर स्टेबल जो है खेत के ऊपर उसमें डाल दिया जाता है, सो इट विल कन्वर्ट दैम इनटू आ मैन्योर। तो इसके बेसिस पे ये जो प्रॉब्लम है स्टेबल बर्निंग की उसको टैकल किया जा सकता है। पंजाब में जो है वो ऐसी 7 फैक्ट्रीज़ हैं जो स्टेबल से कोल और कोक बनाने का काम करती हैं। अब ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, इन फैक्ट्रीज से लोग वहाँ खेतों में जाते हैं और उनसे 500 रुपीज़ पर एकड़ के बेसिस पे वो स्टेबल परचेस कर लेते हैं, और अल्टीमेटली वो कोल है वो NTPC को सेल कर देते। तो अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसीज़ बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाई, हर एक फार्मर तक ये जानकारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच गई, तो फार्मर इसका जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं और पॉल्यूशन जो है वो सबसे कम हो सकता है। देन वेयर हाउसिंग स्कीम फॉर फार्मर्स, जयपुर में फार्मर्स के लिए वेयर हाउस स्कीम लॉन्च की है इन्होंने। देन नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट एडिटोरियल, दिस इज़ रिलेटेड टू COVID-19 एंड दिस इज़ रिलेटेड टू एड गिवन बाय तनिष्क, तो इसको तो डिस्कस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से रिलेटेड, जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो लेटर लिखा है, उस लेटर में उन्होंने बताया है कि जो अभी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वो पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया है जो कि उनका मानना है कि गलत है। तो इस आर्टिकल में पूरा डिस्कस किया गया है। देन नीट चैलेंज, नीट के बेसिस पे कुछ यहाँ पे चैलेंजेस की बात की गई है कि जो पुअर पीपल होते हैं या जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं नीट से। एंड देन नेक्स्ट, दिस इज़ हैविंग पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट वन, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल जो है टेरर आउटफिट्स जो हैं वो कैसे, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है या उनकी क्या स्ट्रेंथ है जिनको देखना है। देन दिस आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू HIV, जो HIV से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब
सबसे पहले ये एक कार्टून डिस्कस कर लेते हैं। इस कार्टून के बारे में आप जो है वो 30 एटलीस्ट जो है 30 से 50 वर्ड्स में कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप इस कार्टून से क्या समझते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। यू आर सीइंग हेयर 2 पर्सन्स आर देयर इनसाइड द कॉकपिट। ठीक है, 2 पर्सन आपको दिख रहे होंगे। एक बिंग इसमें बीजेपी और एक जेडीयू है, और ऊपर ये चिराग पासवान आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पे ये जय मोदी चिल्ला रहे हैं और उसी डाल को काट रहे हैं जिस डाल पे ये बैठे हैं, और साथ में जो है वो नीतीश कुमार को भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो ये उस कार्टून का मेन क्रक्स है कि इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। द नेक्स्ट इज़ अ टूल फॉर थॉट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की जो मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पे ये फोरकास्ट कर रही है कि जो पेंडेमिक है वो एंड होने वाला है। अब इंडिया, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, एस्टीमेट उन्होंने किया है कि जो इंडिया है उसने जो कोविड-19 की पीक है उसको सितंबर में ही पास कर लिया है, और अभी जो है वो 1 मंथ जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और जो एक्टिव केसेस हैं अभी 7.5 लाख हैं, और वो 50,000 से भी कम हो जाएंगे दिसंबर में, और फरवरी में कुछ केसेस रहेंगे, बहुत ही मिनिमम केसेस रहेंगे। अब ये रीज़नेबल है कि अपन एज्यूम कर लें कि 7 मेंबर जो कमेटी है उन्होंने बहुत ध्यान रखा होगा, जो भी उन्होंने फोरकास्टिंग किया है मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पे, इन्होंने कुछ ना कुछ तो एज्यूम किया होगा कि ऐसा विंटर में जो है वो कोई मेजर म्यूटेशन ना हो, या एंटीबॉडीज़ जो ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो रही हैं वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ड्यूरेबल रहें। ये सब उन्होंने पहले अपनी कंसिडरेशन में लिया होगा। अदरवाइज़ अगर विंटर में बहुत ज़्यादा ही म्यूटेशन हो गया वायरस का, तो इनका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो कोई काम का नहीं रह जाएगा, और अभी जो करंट रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको मेंटेन किया जाना चाहिए। अब अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया होता तो उसके क्या इम्प्लीकेशन होते। गवर्नमेंट ने 23 मार्च को ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर उन्होंने वो अप्रैल में किया होता देन कुछ जो है हेल्थ फैसिलिटी वो ओवरवेल्म हो जाती, बहुत सारे लोग वहाँ पे आ जाते। अब उनका जो कैलकुलेशन है उसने शो किया है कि जुलाई तक जो है वो पीक आ जाएगा विथ एनीथिंग फ्रॉम 15 टू 6 to 15 टाइम एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन हो जाते अगर लॉकडाउन जो है वो अप्रैल में लगाया होता। अब यहाँ पे जो मैथमेटिकल जो मॉडल उन्होंने किया है पेंडेमिक के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए, ये बहुत ही जो है पॉपुलर मॉडल है, एक क्रिएटिव एक्सरसाइज है, और इसमें जो है फॉरकास्ट जो है वो प्री प्रिंट सर्वर्स पे रहती है, और उसके बाद उसका जो है पीर रिव्यू किया जाता है। अब जो ये जो लेटेस्ट मॉडल है इसको इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पब्लिश किया जाएगा इस वीक में। जो डेटा सेट इन लोग यूज़ करते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं। वो उस मॉडल को बोला जाता है SEIR। इट मीन्स दैट सस्पेक्टेबल, एक्सपोज्ड, इन्फेक्टेड एंड रिकवर्ड। तो ये जो डाटा है, अगर ये डाटा में कोई कमी ना हो या कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, तभी जो मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पे वो फोरकास्ट करेंगे, तभी उसको सही माना जाएगा। अगर ये जो डाटा इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर उस डाटा में ही कोई खामी रहेगी, कोई कमी रहेगी, तो हो सकता है कि जो रिज़ल्ट आए वो रिज़ल्ट थोड़ा बहुत गलत हो, कुछ अदर चीज़ें भी वो सजेस्ट कर सकता है। इट इज़ मोर लाइकली टू ट्रू देन सिमिलर एस्टिमेट्स फ्रॉम स्कोर्स ऑफ मॉडल्स द वर्ल्ड ओवर द सब्सक्राइब टू क्रिएट डिग्री ऑफ रेगर। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो पेंडेमिक से जो भी एसोसिएटेड हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडल है वो उसको लिटरली नहीं लेना चाहिए। जो भी उसके लेटेस्ट असेसमेंट हैं वो यूज़ करना चाहिए, और जो भी पास्ट डिसीज़न लिए गए हैं उनको अभी भी जारी रखना चाहिए फ्यूचर में अच्छा करने के लिए। अब मॉडल अगर सजेस्ट करता है कि जो पेंडेमिक है वो एस्टेंग्विश हो जाएगी, फरवरी तक ख़त्म हो जाएगी,
क्योंकि मॉडल में ये सजेस्ट किया है कि दिसंबर तक ड्रामेटिक डिप आएगा। तो गवर्नमेंट को जो है क्लिनिकल ट्रायल जो है उसको एक्सेलरेट कर देना चाहिए टॉप प्रायोरिटी पे। अब मैथमेटिकल मॉडल टू बी यूजफुल मस्ट इंड्यूस अ पॉलिसी और बिहेवियर चेंज टू अवॉइड देयर ओन वर्स्ट केस सिनेरियो। तो ये आर्टिकल है जिसमें मैथमेटिकल मॉडल के बारे में बात की गई है। देन नेक्स्ट वन इज़ नीट चैलेंज। अब जो नीट है वो ईयर में 2 टाइम होती है और गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे कोविड-19 पेंडेमिक के बेसिस पे, बट गवर्नमेंट ने बोल्ड डिसीजन लेते हुए जो है वो लोगों को मना लिया और फिर एग्ज़ाम भी हो गया। एंड 2 स्टूडेंट जो है उन्होंने टॉप स्कोर भी किया 720, बट जो है वो उनको अपनी चॉइस का जो अंडर ग्रेजुएट मेडिसिनल कॉलेज है वो मिल जाएगा। अब जो डिसीज़न लिया गया एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का, वो स्टूडेंट्स कोविड-19 पेंडेमिक में लॉकडाउन के बेसिस पे वो नहीं पहुंच पा रहे थे एग्ज़ाम सेंटर पे, बट वो एक बोल्ड डिसीज़न था। और जो है नीट जो है वो सबसे अच्छे बच्चों को तो कैटर कर ही रही है, साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका जो कोर्स है वो अपने लेवल का नहीं है, जो सीबीएसई का एनसीईआरटी का कोर्स होता है उसके लेवल का नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अपने स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में उनको अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा रिवैम्प करना चाहिए। उसकी जो बुक्स है उनको इन अकॉर्डेंस विद सीबीएसई बुक्स उनको चेंज करना चाहिए और जो स्टैंडर्ड है वो भी चेंज करना चाहिए। अब जो नीट है वो पूरा जो सिलेबस है उसको सिंगल सिलेबस के बेसिस पे एग्ज़ाम लेता है, तो इससे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो कुछ सर्टेन सरकमस्टेंसेस में हैं, जैसे कि पुअर हैं, रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स से आते हैं, तो कुछ ऐसे एजुकेशन बोर्ड्स हैं जो डिसएडवांटेज रहते हैं, मतलब उनको वो चीज़ पढ़ाई ही नहीं जाती जो एग्ज़ाम में आने वाली होती है। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग वगैरह परस्यू कर रहे हैं वो जो है उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अब जो स्कोर है वो शो करता है कि ओवरऑल जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो चेंज आया है। अब जो स्टेट्स हैं उनको अपना ये काम हमेशा जारी रखना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को वो कोचिंग दे रहे हैं सब्सिडाइज रेट पे। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो 7.5% जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो स्टेट्स के जो लोग हैं, स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल से जो स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे उनके लिए जो है वो रिज़र्व कर दी हैं और फ्री कोचिंग्स दी जा रही हैं, हैविली सब्सिडाइज्ड कोचिंग प्रोग्राम है, जिससे ये सारे जो फैक्टर्स हैं इससे जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, पुअर हैं, तो उनको ये हेल्प मिलेगी और वो आगे चल के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और ये जो नीट है वो इंडिया की जो डॉक्टर्स की कमी है, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं इंडिया में बहुत कम है नंबर में, तो वो भी उससे जो है एक्यूट डेफिशिएंसी भी कम हो सकती है। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज़ दिस, डोरमेंट वर्क वेटिंग टू स्ट्राइक। यहाँ पे राइटर ने बात की है कि जो टेरर आउटफिट्स हैं जैसे कि अलकायदा जो है वो इंडिया और उसके नेबरहुड में थ्रेट जो है वो परेशानी जो है वो पहुंचा सकता है। स्टार्टिंग ये है कि जो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि पेंडेमिक की वजह से जो बहुत कम ही इस बात के बारे में सुनने को मिला कि जो भी टेरर आउटफिट है जैसे कि तालिबान, अलकायदा या इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद, इन्होंने टेरर अटैक कहीं पे अभी किया हो, और ये बहुत कम रिड्यूस हो गया है क्योंकि जो टेरर आउटफिट हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, बिकॉज ऑफ जो भी उनको सपोर्ट करता है वहाँ पे टेम्परेरी लॉस है। नॉन इस्लामिक जो भी कंट्रीज़ हैं जो नॉन इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ हॉस्टाइल हैं या फिर टॉलरेंट मुस्लिम की तरफ हॉस्टाइल हैं, तो वो कंट्रीज़ अभी उनको हेल्प नहीं कर रही हैं। लेकिन राइटर का कहना है कि ये अभी ऐसा ख़त्म नहीं हुआ है, जब जिस दिन भी वो अटैक करेंगे तो कुछ बड़ा अटैक करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट को इस बारे में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बट देयर इज़ नो ग्राउंड टू कंक्लूड दैट द
जो टेरर आउटफिट हैं वो लेस बीसीएस हो गए हैं और इररिलेवेंट हो गए हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका जो पास्ट में उनने जो काम किए हैं, इसकी वजह से वो कंटिन्यू थ्रेट है मॉडर्न सोसाइटी के लिए, स्पेशली इंडिया या इंडिया के जो नेबरहुड में जो कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। अब उनका जो नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट जो है वो उनका जो टेररिस्ट सेल होता है वो कुछ जो यंग पर्सन है, यंग पर्सन्स को वो लोग एल्योर कर लेते हैं और उनको अपने यहाँ पे रिक्रूट कर लेते हैं। तो अब कोविड-19 की वजह से जो है एग्रेवेशन ऑफ पॉवर्टी इन डेवलपिंग नेशन, इससे जो है वो टेररिस्ट को एक फर्टाइल ग्राउंड मिल सकता है, जिससे कि उनकी रिक्रूटमेंट और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगी रिलीजियस रिलीजियस बेसिस पे जब वो लोगों को ले लेते हैं। अब राइटर का कहना है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट पे क्लोजली आई रखनी चाहिए, क्योंकि उनका जो रिक्रूटमेंट है वो अनडिमिनिस्ड है बाय द प्रॉब्लम पोज्ड बाय पेंडेमिक। ऐसा राइटर का कहना इसलिए है बिकॉज अभी जो है वो बहुत सारे ऐसे 9 लोगों को एनआईए ने पकड़ा है जो वेस्ट बंगाल और केरला में से आईएस में रिक्रूट होने जा रहे थे। रिपोर्ट सेज दैट दीज आउटपुट जो हैं वो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीबिल्डिंग कर रहे हैं पेंडेमिक के दौरान, और जो 2 आउटपुट हैं वो इम्प्रेसिव है, ग्लोबल रीच है उनका, जो उनके ग्लोबल एम्बिशन है। और कुछ आउटपुट ऐसे हैं वो सिर्फ जो 2 आउटफिट हैं वो इंडिया में, पाकिस्तान में तो प्रेजेंट हैं ही, साथ में वेस्ट एशिया और अफ्रीका में भी हैं। और जो अदर आउटपुट हैं जैसे कि जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा एक्सेट्रा, वो सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन में ही जो हैं वो हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात की गई है, जो इम्पॉर्टेंट दोहा अकॉर्ड साइन हुआ है 29 फरवरी को तालिबान और यूएस गवर्नमेंट के बीच में, और जिससे कि एक दोनों यूएस और तालिबान के बीच में रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो गया है। अब यूएस जो है वो तालिबान का एक एडवर्सरी नहीं रह गया है, क्योंकि यूएस ने ये बात के लिए एग्री कर लिया है कि वो अपनी जो ट्रूप्स हैं वो अफ़गानिस्तान वाले रीजन से हटा लेगा। तो और साथ में तालिबान ने ये प्रॉमिस किया है कि वो अफ़गानिस्तान में पीस लाने की बात करेगा। अब आयरॉनिकली बात यह है कि यूएस एंटर कब हुआ था अफ़गानिस्तान में, जब 9/11 का अटैक हुआ था। उसके बाद यूएसए जो है वो टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे उसामा बिन लादेन को कैप्चर करने के लिए, उसके जो एसोसिएट्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए वो एंटर हुआ था। और उसके बाद वो तालिबान से उलझ गया, और फिर आफ्टर हॉस्टिलिटीज बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद, सेवरल ईयर्स के बाद, तालिबान जो है और यूएसए उनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, और फिर यूएसए जो है वहाँ से जा रहा है। अब इसके जो है इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं, इंडिया के लिए इससे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। अब ग्रेट विक्ट्री फॉर द तालिबान, अब ये जो है वो एक ग्रेट विक्ट्री है तालिबान के लिए, और कुछ स्मॉलर एक्सटेंट में पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि वो अपने जो काम करने उसको इंडिया के अगेंस्ट या अदर कंट्रीज़ के अगेंस्ट टेरर फैलाने का वो कर सकता है। अब इंडिया के लिए उसमें एक सीरियस इम्प्लीकेशन है, जो तालिबान ने एश्योरेंस दिया है यूएसए को कि जो है वो अलकायदा को अंडर चेक रखेगा, और बट वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज यूएस जो है वो तालिबान की प्रॉमिस को इतना सीरियसली नहीं लेगा। जो तालिबान है और अलकायदा है वो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे एरियाज़ में, जो दोनों हैं वो पाकिस्तान की तरफ फ्रेंडली हैं, और वो इंडिया में हो सकता है वो आने वाले टाइम में इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दें। अब ये जो सिनेरियो है वो रिफ्लेक्ट करता है, हाईलाइट करता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो, इंडिया को कोई भी इससे सहूलियत नहीं मिली है कि अलकायदा जो है वो उसको तालिबान, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से इंडिया को कोई भी आने वाले टाइम में परेशानी ही होने वाली है। द 2 मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड ग्रुप्स। अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 एक्टिविस्ट उन्होंने केरला और वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किए हैं, जो
ये कॉन्स्पायर कर रहे थे कि आने वाले टाइम में वो इंडिया के कहाँ कहाँ पे वो जो है वो अटैक करना चाहते हैं। और ये जो आउटफिट हैं वो स्पेक्टेक्युलर अटैक तो अभी उन्होंने बहुत टाइम से नहीं किया है, बट वो कर सकते हैं और वो ऑपरेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। तो इंडिया जो है उसको ये जो टेरर आउटफिट हैं उनको उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर आर सम, अब कुछ लोग ऐसा भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 9/11 के बाद से अलकायदा ने कोई बड़ा अटैक नहीं किया है, तो अलकायदा जो है वो अब ठंडा पड़ता जा रहा है, बट ऐसा तो है नहीं। बिकॉज ऐसा भी मानना है कि यूएसए ने जब ओसामा बिन लादेन को जो है उसके ऊपर अटैक किया था और पाकिस्तान में उसको किल किया था, तो उसकी जो आउटफिट की जो लीडरशिप है वो एजिंग है और कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उनकी जो ऑपरेशनल स्किल है और स्विफ्टनेस है, वो नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो वो पीस को डिसऑर्डर में बदलने की बहुत हद तक वो ताकत रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा उससे बच के रहने की ज़रूरत है। जो अलकायदा है जो एक रोबस्ट कैडर है, मतलब नए नए लोगों को वो रिक्रूट करते हैं, स्ट्रॉन्ग और यंग लीडर को रिक्रूट करते हैं जो कि लीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज़ मैनी गेन्स इन फाइटिंग HIV, जो ह्यूमन इम्यून वायरस है उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। अब बहुत ही कम न्यू HIV जो है इन्फेक्शन जो है मदर से चाइल्ड में फैल रहे हैं और उनसे जो डेथ हो रही है वो बहुत ही कम हो गई है। अब अभी कोविड-19 पेंडेमिक के बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो न्यूली रिलीज जो 2019 HIV एस्टिमेट्स हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ UNAIDS, उससे पता चला है कि 66.1% रिडक्शन आया है न्यू HIV इन्फेक्शन अमंग चिल्ड्रन एंड आ 65% रिडक्शन इन एड्स रिलेटेड डेथ्स इन इंडिया ओवर अ 9 ईयर पीरियड। जो भी नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन है HIV से, वो उनका नंबर भी कम हो गया 31,000 से 20,000। तो ओवरऑल जो एंटीनेटल कवरेज है, मतलब पेरेंट्स से मदर से चाइल्ड में पहुंचने का, वो भी बहुत ज़्यादा कवरेज बढ़ गया। बहुत सारे लोगों को वो लोग ट्रैक कर रहे हैं, जो हेल्थ रिलेटेड एजेंसीज़ हैं वो उनको ट्रैक कर रहे हैं। HIV टेस्टिंग जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई है ओवर टाइम। और अंडर द लीडरशिप ऑफ नाको, अ फास्ट ट्रैकिंग ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन स्ट्रेटजी जो है, कम एक्शन प्लान वो आउटलाइन किया गया है जून 2019 में, और वो दिसंबर 2020 तक चलना है। तो इससे जो है वो उन्होंने एक डेडलाइन रखी है। तो इसमें मोबिलाइजेशन और रीइंफोर्समेंट और नेशनल, स्टेट एंड पार्टनर्स कलेक्टिव एफर्ट्स, तो ये जो सारे लोग हैं वो एक साथ कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे इन स्ट्रेटेजिक मैनर, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोकस करते हुए, जिससे कि स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में जहाँ पे भी उनको कोई भी ऐसा केस मिलता है जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। अब 2010 से 2019 तक इंडिया ने वो है इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस कर ली है HIV को रिड्यूस करने में। जो भी चिल्ड्रन के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, मदर टू चाइल्ड प्रिवेंशन को रोक के इंडिया ने बहुत ज़्यादा, इसमें इंडिया ने किया क्या कि एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, अब HIV का जो टेस्ट है उसमें इंक्रीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को HIV टेस्ट देना, इनोवेटिव डिलीवरी मैकेनिज़्म फॉर HIV टेस्टिंग, कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग, पार्टनर टेस्टिंग और इंडेक्स टेस्टिंग के बेसिस पे काउंसलिंग करना, एंड केयर के बेसिस पे ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप्स। अब इंडिया जो है वो HIV टेस्टिंग for all pregnant women free, and HIV treatment is offered the same way nationwide without the cost of pregnant mother living with HIV through the national treat all policy। अब यहाँ पे जो है कंसाइजेंट ऑफ द challenges of diagnosing 20,000 pregnant women जो HIV के साथ हैं। 30 मिलियन प्रेगनेंसीज इंडिया में एनुअली होती हैं, तो अकेले 20,000 को पता करने के लिए इंडिया ने 30 मिलियन जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी टेस्टिंग की है। अब जो 2 ईयर्स हैं, यूनिसेफ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नाको के साथ उन्होंने वर्क किया, जो भी हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के जहाँ पे सबसे ज़्यादा HIV का प्रेवलेंस है, उसको
ट्रैक करना और जिससे कि डिसीज़ को एलिमिनेट किया जा सके। अब 2002 से जो एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड जो है एड्स ऑफ HIV प्रोग्राम्स और प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इंडिया में लॉन्च किया गया था, जिससे कि है सीरीज़ ऑफ पॉलिसी प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ जो है वो रोल आउट की गई, जिससे कि प्रेग्नेंट वुमेन है वो फ्री HIV टेस्ट करा सकें अलॉन्ग विथ अदर सर्विसेज ऑफ एंटीनेटल क्लिनिक्स। तो ये जो फ्री ट्रीटमेंट है वो HIV इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता ही है मदर से बेबीज़ में, और इससे जो गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर हैं वो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर्स हैं, विलेज हेल्थ और कम्युनिटी लेवल पे वर्क करने वाले, वो इसमें वर्क करते हैं। देन जो अप्रोच है वो यूनिसेफ प्रमोट कर रहा है। जो भी हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे HIV के जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन डिवीज़न बना के नाको एंड UNAIDS, जिससे कि अच्छे से समझा जा सके लोकेशन को पॉपुलेशन स्पेसिफिक रीजन में कि कहाँ पे जो लोग हैं वो HIV से ज़्यादा पीड़ित हैं। अब स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो बाकी है। हाउएवर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़्ड जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, कवरेज को बढ़ाया जाए, जिससे कि अर्ली HIV टेस्टिंग हो सके, ट्रीटमेंट हो सके और पीरियोडिक मॉनिटरिंग जो है वो डाटा की हो सके और उसको रिव्यू किया जा सके। देन अब डाटा ड्रिवन एंड डिसीजन मेकिंग जो अप्रोच है उसका यूज़ करके HIV को जो है वो कंटेन किया जा सकता है, और ये एक पब्लिक जो है हेल्थ थ्रेट नहीं रहेगी चिल्ड्रन में 2030 तक। तो ये बात की गई है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लीज़ अगेंस्ट लीजिंग ऑफ एयरपोर्ट डिसमिस्ड। जो एयरपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 जो एयरपोर्ट है उनको PPP मॉडल पे लीज़ किया है, तो उसके बेसिस पे ये न्यूज़ है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अब नहीं है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।